तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, या कह सकते हैं 10th क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर। आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब इसमें हम जानने वाले हैं अभिक्रियाओं के बारे में, वो भी कैसी अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और समीकरण के बारे में। आपको पता है कि कैसे पढ़ना है। इस वीडियो से आपको जितने अंडरलाइन हम करेंगे उन सबको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। या तो आप जब बुक यूज कर रहे हैं तो आप बुक में भी अंडरलाइन करते जाना है। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसे आप उन शब्दों को, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ कहा क्या गया है, ये आपका एनसीईआरटी है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक है। कहते हैं अपने दैनिक जीवन, मतलब दैनिक जीवन में जो हम रोज जी रहे हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप का दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूध का क्या होता है, तो आपको लगेगा कि गर्मियों में दूध खट्टा हो जाता है और तेज़ी से होता है, परंतु अब हमारा सवाल रहेगा कि ये क्यों होता है। वैसे ही लोहे का तवा, कील आर्द्र वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए, वायु में खुला छोड़ दिया जाए, किस चीज़ को, लोहे को, तो वो उसके साथ क्या होता है। वैसे ही अंगूर का किण्वन कर दिया जाए, अंगूर के रस को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके साथ क्या होता है। वहीं पका भोजन को अगर छोड़ दिया जाए, भोजन पकाया जाता है तब उस वक्त क्या होता है, और हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उस वक्त क्या होता है, मतलब पाचन, इसको लिखिएगा पाचन, और श्वास लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है। हाँ, ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे दूध के साथ हो, लोहे के साथ हो, अंगूर के साथ हो, या भोजन पकाते हैं उस वक्त हो, या भोजन पचता है उस वक्त हो, चाहे हम श्वास लेते हैं उस वक्त हो, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है एक तरफा होती है और अस्थायी परिवर्तन करती है। तो इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, मतलब जो शुरुआत में होता है जैसा, तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी प्रकृति बदल जाना या पहचान बदल जाना, समझ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, दूध की प्रकृति या पहचान या गुण बदल जाएगा, कुछ बदल जाती है। और पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। कौन कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब वो परिवर्तन जैसे दूध से कह सकते हैं कि पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, चूंकि अवस्था परिवर्तित हुआ है। परंतु दूध से दही बनना, ये एक बार बन गया है तो अब दही से दूध नहीं बनेगा, मतलब ये अस्थायी परिवर्तन है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो बदलाव आया है वो रासायनिक परिवर्तन है, परंतु जिस प्रक्रिया से बदलाव आया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। पुनः हम इस बात को दोहरा रहे हैं, जो परिवर्तन आया है वो रासायनिक परिवर्तन है, परंतु जिस कारण से आया है, जिस तरीके से आया है, वो क्रिया जो है, वो जो काम है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये सारे शब्द अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा किसी चीज़ को, इस रासायनिक परिवर्तन को समझना। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, या दूध खराब हो जाता है, या अंगूर का किण्वन हो जाता है, या भोजन का पाचन होता है, या श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, वो पुनः नहीं हो पाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो होता है क्रियाकलाप पे बहुत जोर देता है और उसी की मदद से ये समझाने की कोशिश करता है। तो आपको खास तौर पे उस क्रियाकलाप में क्या किया जा रहा है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। हम भी उसी पे फोकस रहेंगे। चलिए, इस क्रियाकलाप में क्या कहते हैं कि आप क्या करें, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र अपने आँखों पर चश्मा लगा लें। याद रखें, जब भी आप कोई जलने वाला या कोई ऐसा चीज़, तो आप नाक में मास्क और आँखों पे चश्मे लगा के ही प्रयोगशाला करें, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग खतरनाक भी होते हैं।
लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन लेना है आपको। क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन लेना है, जो आपको लैब में मिल जाएंगे। मैग्नीशियम का रिबन आता है वो मिल जाएंगे। और रेगमाल लेना है, रेगमाल। अब रेगमाल क्या होता है? तो जो सरेस जिससे जंग छोड़ा जाता है ना, उसी को लेना है। इसे रगड़ कर साफ कर दें। इसे चिमटे से पकड़कर, क्योंकि अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो जल सकता है वो उस रिबन के साथ, तो इसको किससे पकड़ें? चिमटे से पकड़कर। स्पिरिट लैंप, मतलब आपको क्या लेना है? स्पिरिट लैंप, जो जिसमें स्पिरिट की सहायता से जलता हो, या उसको बर्नर भी कहते हैं। तो आपको एक बर्नर लेना है और चिमटे से पकड़कर इसका दहन करवाना है। दहन तो आप जानते ही होंगे, दहन क्या होता है? दहन होता है, दहन को क्या कहते हैं दोस्तों? दहन वास्तव में होता क्या है? तो दहन होता है किसी चीज को जलाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तथा इससे बनी राख, जो राख गिरेगा उसको बाच ग्लास या बाच ग्लास मतलब कांच का एक पात्र है जिसमें किसी चीज को इकट्ठा किया जाता है, छोटा सा। वो लैब में आपको मिल जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंख को यथासंभव दूर रखें, क्योंकि उसका लौ बहुत तीव्र होगा। और आप इस परीक्षण में क्या देखेंगे? यहाँ पे आपको वो व्यवस्था दिखाया गया है कि आपको किस रूप में वो करना। जैसे ये देखिए, चिमटा है जो लैब में आपको मिलेंगे, बर्नर है मतलब स्पिरिट लैंप है, मैग्नीशियम रिबन है, वाच ग्लास है जिसमें कौन इकट्ठा हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा होना, या ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन वायु के साथ दहन होता है, मतलब वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको देखते हैं, चलते हैं आगे। तो आप जो जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, जो जो पात्र आए हैं, वो सारे को क्या करते चलें? लिखते चलें। आगे है दोस्तों, कहते हैं कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ जो मैग्नीशियम जला, वो किस लौ के साथ जला? श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण देता है। क्या देता है? श्वेत चूर्ण। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? श्वेत कलर का होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण था। ठीक है, अभिक्रिया के कारण ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति हुई। अब है कि क्रियाकलाप 2 देखते हैं। अभी अभी हमने 1 देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे मैग्नीशियम रिबन को जलाकर। तो क्रियाकलाप कहता है, एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट, कौन सा चीज लेना है आपको? लेड नाइट्रेट लेना है। प्रखनली आप जानते होंगे कि वो ट्यूब जैसा होता है कांच का, को लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें क्या मिला दीजिए? पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिला देना है? पोटेशियम आयोडाइड। ये सब भी लिखते चलें, ठीक है, का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? तो वो हम आगे देखेंगे। क्या होगा कि यहाँ पे वो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा और लेड मतलब वो बदल जाएगा, ठीक, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्रियाकलाप 3 में, तो पहले में तो मैग्नीशियम से संबंधित था, दूसरे में पोटेशियम से संबंधित था, पोटेशियम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम जो था, ठीक है, तो उससे संबंधित था। तीसरा देखते हैं, एक शंक्वाकार फ्लक्स लें। शंक्वाकार फ्लक्स आपको ये सारे लैब में मिलेंगे। और प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लें। क्या लेना है? दानेदार जिंक, मतलब सॉलिड रूप लीजिए और इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसमें? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तनु किसको कहते हैं ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, परंतु ऐसे जान लीजिए, जब अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तो उसे हम तनु कहेंगे, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, या आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सारे जो आपको आ रहे हैं ना, क्या आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये सब के आपको सूत्र याद रहने चाहिए ताकि अपक्रिया में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल करते सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि वो अगर शरीर पे गिर जाएगा तो आप जल सकते हैं। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? और शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली को स्पर्श कीजिए, इससे क्या तापमान में कोई परिवर्तन है? तो आप देखिएगा कि जो शंक्वाकार फ्लक्स है या प्रखनली जो है उसका तापमान बढ़ने लगेगा, मतलब वहाँ पे ताप परिवर्तन हुआ, ठीक है, और वहाँ श्वेत चूर्ण में बदल गया था, मतलब वहाँ रंग परिवर्तन हुआ था। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के गुण परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप, पहला आप समझ गए होंगे मैग्नीशियम वाला, दूसरा क्या था? पोटेशियम वाला, और तीसरा है हमारा जिंक वाला, जिंक का अम्ल के साथ। तो हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये आपका वो व्यवस्था दिया गया है कि आपको जिंक वाला प्रयोग कैसे करना है। आप देख सकते हैं क्या हुआ है
कि ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसमें जिंक के दानेदार दाने डाले गए हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस बना है। कौन सा गैस बना है? हाइड्रोजन। और इसको कॉर्क द्वारा सील कर दिया गया है, और एक ताकि हाइड्रोजन गैस एक नली से हम इकट्ठा भी कर सकें, और कांच नली उस कॉर्क में डाल दिया गया है, और शंक्वाकार फ्लक्स यही वाला है, ठीक है। और इसमें क्या डाला गया है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या निर्माण होता है? हाइड्रोजन निर्माण होता है। ऐसे भी आप याद रखिएगा अभी से कि अम्ल के साथ जब कोई धातु अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सिंपल हम इस चैप्टर में ही आते हैं। इस चैप्टर में क्या कहा गया? अभी हमने क्या समझा कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप जो थे, आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब जहाँ पे भी ये सारे चीज परिवर्तन हो, कौन कौन सा चीज? अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, रंग परिवर्तन हो रहा हो, गैस का निष्कासन हो रहा हो, और तापमान परिवर्तन हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वहां क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, रासायनिक, तो मतलब ये सारे परिवर्तन जो हैं क्या है? एक रूप से रासायनिक परिवर्तन है, परंतु ये सारे परिवर्तन जब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रहे हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक मतलब उसको रासायनिक सूत्रों में, ठीक है, रासायनिक सूत्रों में निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किस चीज को? रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो यहां आप याद रखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को अर्थात रासायनिक परिवर्तनों को, प्रतीकात्मक निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है क्रियाकलाप 1 में ही आप देखे थे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन, कौन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक विवरण को बहुत लंबा हो जाता है, आप देख सकते हैं बहुत लंबा लिखा हुआ है ना। तो वाक्य के रूप में बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो ऊपर दिए गए मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों के माध्यम से लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है, शब्द समीकरण कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है शब्द समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक परिवर्तन या अस्थाई परिवर्तन, दो वस्तुओं में आपस में अभिक्रिया करके कोई अस्थाई परिवर्तन को शब्दों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है क्या, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ एक चीज और, जो मिलके बनाता है मतलब जो बनाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है या जो अभिक्रिया के पहले जो चीज होता है वो अभिकारक होता है, और जो अभिक्रिया के बाद होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्द समीकरण, एक शब्द आया, एक अभिकारक आया और एक उत्पाद आया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहते हैं मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, है ना। जिसमें रासायनिक परिवर्तन, यहाँ देख लीजिए, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये चीज आपका बहुत ध्यान रखने वाला बात है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, और जिसमें रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उत्पाद कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे। कहता है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य क्या लगा दिया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब अभिकारक और अभिकारकों के बीच कौन सा चीज? तो एक तो तीर लगाना, तो तीर किन के बीच लगता है? अभिकारक और उत्पाद के बीच। और दो अभिकारकों के बीच क्या लगाया जाता है?
जोर का चिन्ह लगाया जाता है। उन्हें किधर लिखते हैं हम? अभिकारकों को बाईं तरफ लिखते हैं, एलएचएस साइड लिखते हैं। उसी प्रकार उत्पादों के बीच योग चिन्ह लगाएंगे और उन्हें हमेशा किधर लिखेंगे? दाईं ओर, आरएचएस की तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जबकि अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो क्या दिखाता है? अभिक्रिया होने की दिशा। अभिक्रिया होने की दिशा कौन दिखाता है? तो तीर का सिरा दिखाता है। ये याद रखिएगा, जब सब समीकरण आपसे पूछे ना तो थोड़ा लंबा करने के लिए आप इस चीज को भी क्या करें? लिख दीजिएगा कि सब समीकरण में अभिकारक को किधर रखते हैं, उत्पाद को किधर रखते हैं, अभिकारक के बीच में कौन सा चीज होता है, उत्पादों के बीच में कौन सा चीज होता है, तीर क्या बताता है, लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है, राइट हैंड साइड कौन होता है, ये सारी चीज भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखना। तो ये अभी हम लोग क्या सीखे? शब्द समीकरण लिखना। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का, किस चीज का? रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र के रूप में स्मरण करें तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है सूत्र? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO। तो शब्द समीकरण को हमने सिंबल में लिख दिया है ना। तो शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? तो आप देखें, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, परंतु इधर ऑक्सीजन 2 है, परंतु इधर ऑक्सीजन 1 है। समान है? यदि नहीं तो समीकरण क्या कहलाएगा? असंतुलित है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो तो वो असंतुलित समीकरण कहलाएगा। समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तो किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कंकाली रासायनिक समीकरण किसका नाम है? किसका नाम है? असंतुलित रासायनिक समीकरण का ही नाम है। ठीक है, और इस प्रकार समीकरण 1.2 जो मतलब ये जो दिख रहा है मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण हो गया। तो कंकाली समीकरण समझ गए कि केवल उनको सूत्रों में व्यक्त कर देना ही कंकाली समीकरण होता है। परंतु आगे क्या ये सही है? तो चलिए देखते हैं। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो एक तो अभी हम लोग कंकाली समीकरण देखे या असंतुलित समीकरण देखे। अब हम क्या देखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, आप 9th क्लास में पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मतलब किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। द्रव्यमान नियत रहता है। तो यहाँ पे तो द्रव्यमान नियत नहीं है, क्योंकि अभिकारकों का द्रव्यमान कुछ है और उत्पादों का द्रव्यमान कुछ है। अतः हम क्या कहेंगे कि ये असंतुलित है, इसलिए इसे हम कंकाली भी कहें। तो इसे संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले अथवा उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आपसे पूछा भी जाता है कि किसी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे, क्योंकि अगर वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे? तो आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप वाइज, जिसको अनुमान लगा लगा के भी करते हैं। तो चलिए, शब्द समीकरण के इस प्रकार दर्शाया जाता है। मतलब जिंक को, जो दूसरा था 1 पॉइंट क्रियाकलाप था ना जिंक वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो क्या बनाता था? जिंक सल्फेट। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन। आप 3 क्रियाकलाप देखे थे ना, तो उसमें से पहला वाला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा वाला देख रहे हैं, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये आपका कौन सा समीकरण हुआ? शब्द समीकरण हुआ। अब शब्द समीकरण को किस में बदलेंगे? कंकाली समीकरण में बदलेंगे। तो कंकाली समीकरण में जैसे ही बदलेंगे तो जिंक का क्या हो गया? Zn हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो गया? H2SO4 हो गया। जिंक सल्फेट का क्या हो गया? ZnSO4 हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? H2 हो गया। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है? कंकाली समीकरण है। तो पहले देख लेते हैं कि सच में ये कंकाली समीकरण है या संतुलित समीकरण है। तो Zn एक गो है, इधर भी Zn एक गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, इधर S एक गो है, इधर S एक गो है, O 4 गो है, O 4 गो है। तो ये तो पहले से ही बराबर मिला। तो समीकरण के तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि दोनों ओर, जैसे Zn LHS में RHS में, ये पूरे के पूरे चीज क्या है? समान है ना। तो समान है तो ये तो संतुलित ही हो गया। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह क्या हो गया? यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आपसे पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वो कैसी समीकरण होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लोहा को आर्द्र में वायु में, या कह सकते हैं कि लोहे को जल में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो जब लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये लोहा हो गया, आयरन हो गया, जल प्लस जल, तो ये दोनों अभिकारक हो गया हमारा। और उत्पाद क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे अब हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि क्या ये संतुलित है। तो यहाँ पे लोहा 1 है, यहाँ लोहा 3 है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। ये कौन सी समीकरण हो गया? तो ये असंतुलित समीकरण हो गया। और ये असंतुलित है मतलब ये कंकाली समीकरण है। तो क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों और एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। तो हम क्या किए? प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लिए। ये देख रहे हैं बक्सा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन बॉक्सों के में जो जो चीज़ है उसे हम सारणीबद्ध करते हैं। तो इसमें कौन है? लोहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए अभिकारक तरफ LHS साइड में के गो है लोहा? एगो है। और RHS में के गो है? 3 गो है। हाइड्रोजन के गो है? 2 गो है। और इधर के गो है? इधर भी 2 गो है। ऑक्सीजन एगो है और 4 गो है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका है? तो आप देखिएगा ऑक्सीजन का है। तो आप क्या कीजिए, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। किसको पहले कीजिए? तो चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। और इस आधार पे कौन हो गया? Fe3O4। और उसके लिए ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो दाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं, है ना। और बाईं ओर कितना है? 1 है। तो आप जरा सोचिए, 1 है 4 है, तो कितने से गुना कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे, है ना। कितने से? तो 4 से। तो जहां ऑक्सीजन होगा वहां ना 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसा कि आप, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अगर देखें तो हमको ऑक्सीजन 4 को चाहिए था, तो हमने 4 इधर गुना कर दिया। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, परंतु यहाँ पे क्या है? लोहा हमारा 3 है ना। अब अगला क्या करेंगे? देखिए ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर जल में गुना लिख दे सकते हैं। क्यों लिखे? समझ में आ गया होगा, ताकि हमारा क्या हो? ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो आंशिक रूप से संतुलित अब इस प्रकार होगा, Fe4H2O बना दे दिया।
फिर भी अभी आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है, मतलब कुछ मात्रा में संतुलित हुआ है, पूरा संतुलित नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब दूसरा नंबर पे कौन था, दूसरा नंबर पे हमारा कौन था, Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ें। तो अब हम किसको चुनेंगे, ऑक्सीजन तो हो गया, अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन परमाणु को कितना लगा देना पड़ेगा, 4 लगा देना पड़ेगा, ताकि 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब हमारा वो तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण अब इस प्रकार हो गया, Fe4H2 Fe4H2O Fe3O4 और 4H2। अब क्या करेंगे कि अब हमारा लोहा संतुलित नहीं है, तो लोहा को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, मतलब आयरन संतुलित नहीं है, तो ऊपर दिए गए समीकरण को जांच कीजिए कि तीसरा तत्व चुन लेते हैं। अब असंतुलित है, आप पाएंगे केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोहे में अगर हम 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, लोहा सही हो जाएगा। तो लोहे को संतुलित करने के लिए हम Fe में कितने से गुना कर देंगे, 3 से। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो अंतिम चरण के रूप में, अब ये आप करिएगा नहीं, आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स में आएगा, तो आप ये चरणबद्ध तरीके से इतना नहीं लिखना है, आप केवल क्या करिएगा, सीधे सीधे ये चीज़ भी आप अंदाज से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3Fe4H2O Fe3O4 है ना, Fe3O4 और 4H2, और ये एक संतुलित समीकरण है। अब इसमें हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब क्या है, संतुलित है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, या कहीं कहीं से अनुमान विधि भी कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब हम लोग भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के बारे में जानते हैं कि समीकरण को में और क्या लिखा जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत, ऊपर लिखे गए संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता है। भौतिक अवस्था का मतलब क्या, कौन ठोस है, कौन द्रव है और कौन गैस है, हमें पता है, नहीं पता है। तो इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण, क्या है, अधिक सूचनापूर्ण, कि वो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिले, बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। और अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रव और जलीय तथा ठोस, तो गैस के लिए हम G लगाते हैं, द्रव के लिए हम L लगाते हैं, जलीय के लिए AQ लगाते हैं और ठोस के लिए S लगाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, AQ द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लोहा ठोस था, जो लोहा से चूंकि वातावरण में ना जलवाष्प से आर्द्रता से न किया था, तो मतलब वो जल जो था वो किस रूप में था, गैसीय रूप में था। तो FeO जो जंग बनता है वो किस रूप में था, ठोस रूप में था। और जो गैस बना हाइड्रोजन गैस, वो किस रूप में था, हाइड्रोजन के रूप में था। तो ऑक्सीजन तो लोहा के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन उड़ गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, समीकरण में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग किस रूप में हुआ है, भाप रूप में हुआ है, ठीक है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की परिस्थितियां क्या होती है, अभिक्रिया की परिस्थितियां बदलती है, किसके द्वारा, ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, उत्प्रेरक आदि के द्वारा। तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, तीर चिन्ह के ऊपर। तीर चिन्ह के ऊपर क्या क्या लिखा जाता है, ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया किया है, हाइड्रोजन के साथ। तो कब करता है, जब कितना दाब हो जाता है, 340 एटमॉस्फेरिक दाब हो जाता है, तभी अभिक्रिया करता है, ऐसे नहीं करता है। और क्या बनाता है, CH3OH बनाता है। अब CH3OH क्या है,
तो ये मेथेनॉल है, क्या है ठीक है। आगे बुआ, आगे चलो। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक क्यू लिखा हुआ है मतलब वो कौन सी अवस्था है, जलीय विलयन अवस्था है। ठीक है, और जहाँ एल लिखा हुआ है वो कौन सी अवस्था है, लिक्विड अवस्था है। तो इस प्रकार आप पुस्तक में समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। मतलब आप इस पुस्तक के लगभग सारे समीकरणों को लिखिए और उसे क्या करें, संतुलित करें, और उसे याद भी कर के रखिएगा, एग्जामिनेशंस में काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके पीछे है कि जब रिबन जो होता है ये वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो इसके ऊपर क्या होता है, एक परत बन जाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाता है। तो वो क्या करता है, वायु का अंदर वाले मैग्नीशियम से संपर्क तोड़ देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर हम इसको रगड़ के उस चीज़ को छुड़ाते हैं और चूर्ण के रूप में जो श्वेत वाला इकट्ठा हुआ था है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उस वो अलग कर लेते हैं। तो फिर से क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसको HCl भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, HCl। आप ये चीज़ देख लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये चीज़ देखिए, ये सबको आपको क्या करना है, ये शब्द समीकरण दिया गया है और आपको क्या करना है, इसके सूत्र लिख के उसको संतुलित करना है। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड मतलब जल के साथ बेरियम क्लोराइड और या सोडियम सल्फेट के विलयन को अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और क्या बना दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड का अघुलनशील और बेरियम सल्फेट को अवक्षेप बना देते हैं। देखिए, जो जल में घुली अवस्था में नहीं रहता है ना, वो अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इस टाइप से बन जाएगा, कोई तली में बैठ जाएगा, तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकारों की बात करेंगे। क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता और ना ही बाहर से मिश्रण में आता। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। क्या होता है, नए पदार्थ कब बनते हैं, परमाणुओं के आपसी जो बंधन होता है वहीं टूटने और जुड़ने से नया पदार्थ बनता है। तो उसी के हिसाब से परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंधन के प्रकार इस अध्याय में हम देखेंगे। वो आप तीसरे और चौथे अध्याय में भी देखेंगे, परंतु सबसे पहले अभिक्रिया का टाइप क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इसको एक प्रयोग द्वारा पहले देखते हैं कि क्या होता है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लें, कौन सा चीज़ लेना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड लें, तथा बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, CaO, और बुझा हुआ चूना का क्या होता है, बुझा हुआ चूना का होता है CaOH का ट्वाइस। इसे धीरे धीरे जल में मिलाइए। कहाँ मिलाना है, जल में। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, क्या दिखाया गया, क्या इसके आप में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना वाला देख लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से ये व्यवस्था। अब क्या होगा, छूने पे तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभिक्रिया द्वारा देख रहे हैं, जैसे बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO,
इसको जल में मिलाए, ये सॉलिड था, मतलब चूना को जल में मिलाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, जो जलीय विलयन अवस्था में प्राप्त हुआ। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर, मतलब ये दोनों जुड़कर एकल उत्पाद बनाया, है ना। तो जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ऐसे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे आप इस अभिक्रिया का कहाँ दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऊपर की जो अभिक्रिया हुई है ना, वो निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। मतलब दीवारों की सफेदी में भी यही अभिक्रिया होती है, ठीक है, सफेदी करने के लिए जो चूना पानी में डालते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, वायु में कौन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार की चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है ना, वो यही है, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अर्थात बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी दीवार पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ये जलवाष्प बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब संगमरमर की तरह आपका दीवार चमकने लगता है, ठीक है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कोयले का दहन जो होता है, तो वहां पे क्या होता है कि कोयला क्या है, कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन। तो कार्बन किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से। कार्बन किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से। अगर मतलब जलाया जाए तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे भी दोनों मिलके बना है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो जल बनाता है, तो यहाँ पे भी तो मिल के बना है ना, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। मतलब हम कह सकते हैं सरल शब्दों में, मतलब आसान भाषा में, कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अभिक्रिया मिश्रण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे दहन जो है वो उष्माक्षेपी होगा, तो चाहे वो कार्बन का दहन हो, हाइड्रोजन का दहन हो, या किसी भी चीज़ का दहन हो, मैग्नीशियम का दहन हो, वो सारे के सारे उष्माक्षेपी होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और लग रहा है कि दो चीज़ जुड़ रहा है तो वो क्या, उष्मा तो उत्पन्न कर ही रहा है। मतलब संयोजन अभिक्रिया प्रायः क्या होते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अनुदाहरण, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेथेन है, मेथेन CH4 मेथेन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, मतलब चूंकि जी लिखल है ना तो इसलिए जलवाष्प और ऊर्जा बनाते हैं, मतलब उष्मा बनाता है। तो यहाँ पे भी उष्मा की उत्पत्ति हो गई है ना, प्लस ऊर्जा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जो हम लोग श्वास लेते हैं, नहीं तो देखिएगा श्वास जब लेते हैं तो वो ठंडा होता है, जब बाहर फेंकते हैं तो वो गर्म होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है ना, यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है। परंतु पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारे में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या कहलाएगा, श्वसन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को विशेष नाम दिया गया है जिसे हम श्वसन कहते हैं। यह अध्याय आप 6 में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मतलब ठीक।
तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया, C6H12O6 और ऑक्सीजन का, ठीक है, और ये आपका जल, तो ये तीनों मिलकर क्या क्या तोड़ दिया, तो ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा दिया। तो हमारे श्वसन में ये सारे क्रियाएं होती रहती है, यही श्वसन अभिक्रिया है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे साग सब्जियां या वनस्पति द्रव, वनस्पति द्रव मतलब समझते होंगे, जो तेल है, जो खाने वाला तेल है जो हम लोग खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे से जो निकाले जाते हैं, का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, क्या बनना, कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट का बनना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो क्रियाकलाप 1.1 मतलब 1.1 मतलब कौन, मैग्नीशियम वाला दी गई किस प्रकार की है, एकल उत्पाद निर्माण होता है तो संयोजन है, और ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है मतलब वो ऊष्माक्षेपी था, ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक दूसरा वियोजन के लिए किया गया है, यहाँ पे एक फेरस सल्फेट का किया गया है। तो सबसे पहले इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं, उसके बाद इस व्यवस्था को समझेंगे। क्या कहा गया है कि एक शुष्क क्वथन नली लें, शुष्क क्वथन नली, शुष्क माने होता है सूखा हुआ, जिसमें कोई नमी की मात्रा ना हो। कितना ग्राम हुआ, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए, मतलब ठोस लीजिए, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग का ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला में गर्म करें, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, आप इस पे देखिए। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है ना, कि गैस को धीमी से अपने नाक की ओर मोड़ दीजिए, क्वथन नली में खुले सिरे को अपने पड़ोस या अपनी ओर ना करें, ठीक है, खुले सिरे को, चूंकि उससे जहरीली गैस निकलती रहती है जो आपके लिए हानिकारक है। तो क्वथन नली आप समझ गए होंगे, जिसमें गर्म किया जाता है किसी चीज को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रहा है, किसके द्वारा, बर्नर के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो आप देखें कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो है वो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, किस रंग का, हरे रंग का होता है। वहीं सल्फर के दहन से उत्पन्न उसी अभिलाषणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, मतलब ये आप फेरस सल्फेट था ना, तो सल्फर गंधक का गंध आप जानते होंगे ना, गंधक, गंधक जो दुकान में मिलता है वो कैसा गमकता है, तो वैसा ही वो गंधक का गंध देगा। तो क्या क्या हुआ, फेरस सल्फेट को हम गर्म किए, मतलब उष्मा दिए, तो वो किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में, मतलब जिसको जंग भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया, कौन, फेरस सल्फेट। यहाँ पे देखिए संतुलित किया हुआ है, तो आप इस समीकरण को, संतुलन को हटा के बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इस रूप में इसे याद रखिएगा कि फेरस सल्फेट को उष्मा देने पे क्या होता है, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक ना है ये वाला, एक ही अभिकारक है ना, तो एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, कितने में, 1 2 3, 3 उत्पाद में टूटा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, मतलब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, चूंकि टूट कर बना है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्या करता है, क्रिस्टल जल त्याग देता है। तो जो क्रिस्टल होता है जल के साथ उसका ठोस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्रिस्टलीय है, मतलब क्रिस्टलीय सूत्र क्या होता है, FeSO4.7H2O होता है, ठीक है। क्रिस्टल का, क्रिस्टलीय जल का त्याग करता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरोक्त फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, और फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किस रूप में है, गैस है। मतलब ठोस से क्या बन गया, गैस बन गया। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आप समझ गए होंगे, फेरिक सल्फेट वाला है ना, फेरस सल्फेट वाला, कि क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ये आप समझ गए होंगे इसको गर्म करने पे। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा चीज, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, ठीक है। तो एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। ये आपसे पूछा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र और बुझा हुआ चूना का सूत्र। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग है सीमेंट बनाना,
कौन सा बनाना, सीमेंट बनाता हो। सीमेंट किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ऊष्मा के द्वारा की गई अभिक्रिया क्या कहलाती है, कौन सा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो जैसे आपका फेरस सल्फेट जो था उसका क्या हो रहा था, ऊष्मीय वियोजन हो रहा था, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी कौन सा वियोजन होगा, ऊष्मीय वियोजन होगा। जैसे चूना पत्थर को अगर हम ऊष्मा देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब एकल उत्पाद से दो उत्पाद प्राप्त हुआ, किस चीज को देने पे, ऊष्मा देने पे, इसलिए इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। कौन उदाहरण है, चलिए देखते हैं। तो कहते हैं क्रियाकलाप 1.6 में, तो एक क्वथन नली लीजिए, और क्वथन नली में आप क्या ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट का चुन लीजिए, और चिमटे के क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला को ऊपर रखकर गर्म कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया, इस रूप में आप अपनी व्यवस्था बना लें। ठीक है, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं, किस रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कौन सा ये धुआं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, लेड नाइट्रेट का मतलब PbNO3 का ट्वाइस का तापन करते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और ऑक्सीजन मिलता है। तो चूंकि एकल उत्पाद 3 उत्पाद में बदल गया, ऊष्मा देने पे बदला, तो एक तो ऊष्मीय वियोजन ये कहलाएगा। समझ गए होंगे। तो आप क्रियाकलाप में देख सकते हैं, आगे भी अलग अलग क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि आप विघटन वियोजन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक कहता क्या है कि एक प्लास्टिक का मग लें। क्या लेना है आपको, प्लास्टिक का मग, इसके तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर का एक डॉट लगा दें, मतलब रबर से आप उसको टाइट कर दें। इन छिद्रों को कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मतलब चित्र के हिसाब से आपको क्या करना है, व्यवस्था बना लेना है। ठीक है, और उसको 6 वोल्ट के बैटरी से, कैथोड का मतलब होता है प्लस वाला, माइनस वाला, और एनोड का मतलब होता है प्लस वाला, तो उस हिसाब से आप, तो ग्रेफाइट रॉड, एक क्या है, ग्रेफाइट रॉड है, तो उसको आप प्लस वाला से जोड़ दीजिएगा, है ना। और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा वो, ऑक्सीजन। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉनों को 6 वोल्ट के बैटरी से, कितने वोल्ट के बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिए, और मग में इतना जल डालिए, कितना जल डालना है कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, बस उतना ही। जल के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। जल में क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डाल देना है। जल से भरी 2 आंशिक प्रखनली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, जैसे ये दोनों किया गया है ना। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड आप बुलबुले बनते हुए दिखेंगे, और बुलबुले अंशाकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। तो क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, आयतन क्या है, दोनों प्रखनलियों में समान होगा। तो बुलबुले आंशिक नली पर विस्थापित कर देते हैं, क्या तो आयतन समान होगा। जब दोनों प्रखनलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए, और एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी से इस चरण में शिक्षक का मदद जरूर लें, क्योंकि दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। तो एक आप देखिएगा तो एक लहकने लगेगा, दूसरा क्योंकि एक में हाइड्रोजन होता है और दूसरे में क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। तो ऑक्सीजन आपके जलने में मदद करेगा और हाइड्रोजन खुद जल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्रियाकलाप कहता है चाइना डिश। चाइना डिश आप देखे होंगे, तस्तरी को कहते हैं, उसमें क्या रखना है आपको, ये चाइना डिश है। ठीक है, ये तस्तरी जो है, तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखना है। क्या रखना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखना है। इसका रंग क्या है, तो इसका चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग आप
देखिए तो आप देखिएगा कि उसका रंग बदल गया है, धूसर हो गया है। कैसा हो गया है? सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर रंग का होता है, सिल्वर धातु बनता है। आप देखेंगे कि सूर्य प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग का मतलब उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। मतलब प्रकाश में जैसे ही जाता है तो वो किस में बदल जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। क्लोरीन गैस बना देता है। कौन? सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी यही हाल है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसी प्रकार का होता है, जैसे AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सूर्य के प्रकाश में जैसे ही जाता है तो ये क्या हो जाता है? AgBr बनाता है। अब पहले वाले में देखिए हम विद्युत द्वारा अभिक्रिया करवा रहे थे, विद्युत बाहर से देकर, और इसमें क्या दे रहे हैं? सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। तो दी गई ऊपर दी गई उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है ना, उसमें यही वाला काम होता है। कौन वाला? AgBr वाला, मतलब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन हुआ? अब देखिए, हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा दिए तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, प्रकाश दिए तो उसे हम प्रकाश वियोजन कहेंगे, और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे हम विद्युतीय वियोजन कहेंगे। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ये सारे, वो कौन से अभिक्रिया थे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थे। अब निम्नलिखित क्रियाकलाप को करें, ये क्रियाकलाप भी करें। एक प्रश्नाली लें और इसमें क्या करें? 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा चीज? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनिया क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। क्योंकि किसी और धातु से कीजिएगा तो वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए कांच की छड़ से मिलाइए। अपने हथेली से प्रश्नाली के नीचे छुइए तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी? तो आपको लगेगा कि ये ऊष्मा शोषी था, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ दिया गया है। कहता किसी पदार्थ के X विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। X विलयन को, तो किसके विलयन को? तो कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को क्या किया जाता है? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से सफेदी करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को हम क्या करते हैं? जिसको बूझा चुना। X का क्या नाम है? तो CaO नाम है। लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। आप लिख सकते हैं जल के साथ, है ना? कौन सा अभिक्रिया? CaO प्लस H2O बनाता क्या है? CaOH का ट्वाइस, ये वाला अभिक्रिया लिख देंगे। एक प्रश्नाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। क्योंकि एक में 2 अणु काम कर रहा हुआ है ना। आगे विस्थापन अभिक्रिया, आगे कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए एक क्रियाकलाप पहले समझते हैं कि क्या किया गया है। तो लोहे के 3 कील लीजिए। कि क्या करना है आपको? 3 कील काटी ले लीजिए, उन्हें रेगमल से रगड़कर साफ कर लीजिए। रेगमल आपको पता होगा, जिससे जंग छुड़ाते हैं, वो वाला। ठीक है, A और B चिन्हित कर लीजिए, मतलब काटी में ऐसा चिन्हित कर लीजिए कि वो A और B चिन्हित कर 2 प्रश्नालियाँ लीजिए। चाहे आप उसमें कोई चिन्ह दे दीजिए, या आप ध्यान रखिएगा प्रश्नाली में 10 ml कॉपर सल्फेट, क्या डालना है आपको? कॉपर सल्फेट डालना है। 2 किलो को धागों में बांधकर सावधानीपूर्वक प्रश्नाली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबाए रखिए। तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए और 20 मिनट के पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि प्रश्नाली A B से कॉपर सल्फेट में विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। ठीक है, जो नीला रंग, कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है ना, तो उसका तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट की विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखे कील से कीजिए कि क्या उसके रंग में कोई परिवर्तन आ गया है। तो आपको लगेगा, पहले तो आप ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। तो जैसे ही ऐसा कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि लोहे का कील जो था ऐसा रंग का था और कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकलने के बाद उसका रंग ऐसा हो गया। मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रखा गया, ये है और ये प्रश्नाली है, मतलब पहले है ये प्रश्नाली
ए जिसमें हम डाले थे, और दूसरा ये वो है प्रखनली जिसमें हम डाले थे, ये क्या है, ये बी। ठीक है, तो प्रखनली स्टैंड। तो आप देखिए प्रयोग से पहले उसके उपरांत लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। तो लोहा का कील ऐसा था तो ऐसा हो गया, विलयन ऐसा था तो ऐसा हो गया। अब देखिए लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो गया? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि इस क्रियाकलाप में जो अभिक्रिया हुई है वो ये हुई है कि लोहा जो फेरस है, मतलब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर फेरस सल्फेट और कॉपर बना दिया है। ठीक है, फेरस सल्फेट और कॉपर बना दिया है। तो इस अभिक्रिया में लोहे जो है आयरन दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो सल्फेट है वो कॉपर से हट के कहाँ चला गया, लोहा पे चला गया। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और भी उदाहरण है, ये जिंक के साथ भी आप कर सकते हैं कॉपर सल्फेट लेकर, तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। या आप लेड और कॉपर क्लोराइड के साथ कर सकते हैं तो आपको लेड क्लोराइड और कॉपर मिलेगा। तो इस हिसाब से ये सारे जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या हो रहा है, एक मूलक दूसरे के पास ट्रांसफर होकर दूसरा नए टाइप का यौगिक बना रहा है। जैसे इसमें सल्फर ट्रांसफर हो गया, इसमें क्लोराइड ट्रांसफर हो गया, इसमें सल्फर ट्रांसफर हो गया, तो सल्फेट ट्रांसफर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो चूंकि एक ही मूलक से दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे से कोई चीज पहले के पास नहीं आ रहा है, इसलिए इसे हम एकल विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक लेड या कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कौन, जस्ता जो है लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। समझ में आया क्यों ये अति कर देता है, विस्थापित कर देता है? क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, लोहा, जिंक और सीसा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कॉपर से छीन लेते हैं, है ना, कॉपर से छीन लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अभिक्रिया करने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन। इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों। तो एक प्रखनली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लें, क्या लें, सोडियम सल्फेट लें, और एक अन्य प्रखनली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, आप मिला दीजिए एक ही अथी में। तो सोडियम सल्फेट हो गया, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। तो दोनों को जैसे ही मिलाइएगा तो होगा क्या कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। किस रंग का, श्वेत रंग का पदार्थ बनता है, जो जल में अभिलेय है। जल में क्या है, अभिलेय है, मतलब जल में घुलता नहीं है। तो अभिलेय पदार्थ को क्या कहते हैं हम, अवक्षेप कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेपन का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जिसमें अभिलेय पदार्थों का निर्माण हो, जल में अभिलेय पदार्थों का निर्माण हो या अवक्षेप का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है ना, वो बेरियम क्लोराइड के साथ मिला, तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड के साथ मिला तो ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और ये एक अवक्षेप के रूप में हो गया, चूंकि ये घुलनशील नहीं सॉलिड रूप में बन गया, और सोडियम क्लोराइड जलीय रूप में बना तो ये घुलनशील है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम आयन जो है सल्फेट आयन से अभिक्रिया कर लेता है और बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण कर देता है, और एक अन्य उत्पाद जो है सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हो जाता है, जो विलयन में ही रह जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान, जैसे सल्फेट इसके पास चला गया और क्लोरीन इसके पास चला गया, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा और ये डिफिनेशन याद रखिएगा, आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप आप 1.2 याद कीजिए, लेड नाइट्रेट वाला। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को भी इसी प्रकार से जब आप मिश्रण कीजिएगा ना, तो अवक्षेप का रंग बदल जाएगा और अवक्षेप यौगिक का नाम बता सकते हैं। तो आप बताइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया वो भी कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर। उपचयन और अपचयन अब समझते हैं, इसको ऑक्सीकरण और अवकरण के नाम से भी बहुत सारी किताबों में दिखाया गया है। ठीक है, उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीकरण और
अवकरण। तो क्रिया का चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चून लें, क्या लें, कॉपर का चून लें और इसको गर्म कीजिए। तब देखिए क्या देखिएगा कि कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ गई, कॉपर ऑक्साइड की काले। और यह काला पदार्थ क्यों बना, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड कॉपर से ऑक्सीजन के योग से बना। कॉपर ऑक्साइड किससे बना है, कॉपर और ऑक्सीजन के योग से बना है। और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, काली कलर का होता है। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, कौन सा चीज प्रवाहित किया जाए, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, तो सतह की काली परत भूरी रंग में बदल जाएगी। मतलब ये किस में बदल जाएगा, भूरी रंग में, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही उल्टा होगा तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो आप जरा सोचिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो गया कॉपर में, तो कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया। परंतु यहाँ पे तो ऑक्सीजन हट गया, तो इसलिए क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। आप क्लियर समझ गए, पहले वाले में उपचयन हो रहा है, दूसरे वाले में अपचयन हो रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। अभिक्रिया में जो आप देख रहे हैं, उस अभिक्रिया में 1.29 जो था, मतलब आपका ये 1.29 लिखने के पीछे रीजन है कि आपको 29 अभिक्रियाएं बता दी गई है, 29 समीकरण आपको पहले बता दी गई है। तो याद रखिएगा, 29 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो पूछा जाएगा आपसे। तो क्या कहता है कि कॉपर जो ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटना अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, इसलिए उपचयित हो रहा है। अब अगर आप देखिए तो किसी से अगर हटेगा तो किसी में तो जुड़ेगा। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन, अथवा इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो समझ गए, जब उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है, मतलब एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आप जानने की कोशिश कीजिए, Zn से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कार्बन का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे अगर देखिए तो मैग्नीज से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो इसलिए अभिक्रिया ये मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का तो उपचयन हो गया, परंतु मैग्नीज का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो कार्बन उपचयित होकर CO में बन गया, क्या है, कार्बन CO में बन गया, क्या होकर, उपचयित होकर, ऑक्सीजन जुड़कर। और ZnO अपचयित होकर क्या बना दिया, Zn बना दिया, ZnO Zn। दूसरे अभिक्रिया में अगर देखिए 32वां अभिक्रिया है ये आपका, मतलब 32 समीकरण आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। 32 का आप लिस्ट बनाकर उसका अभ्यास करें और सारे टाइप के चीज़ों को बताएं, उसको संतुलित भी करके रखें, ठीक है। 32 अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हैं, याद रखें, ये 32 आपको याद होना चाहिए। तो ये जो HCl है वो उसका क्या हो रहा है, क्लोरीन से उपचयित हो रहा है, क्लोरीन में उपचयित हो रहा है। HCl क्लोरीन में उपचयित हो रहा है, और वहीं मैग्नीज जो है क्लोरीन से अपचयित हो रहा है ना, ये उपचयित हो रहा है, क्लोरीन से उपचयित हो रहा है, और ठीक है, मैग्नीज और क्लोरीन में उपचयित हो रहा है, और मैग्नीज ऑक्साइड और इसमें क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है, पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा ये श्वेत पदार्थ मैग्नीज ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो आप जरा सोचिए, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ठीक है। तो क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के
प्रभावों को देखा है? अगर नहीं भी देखे हैं तो चलिए आप पढ़ते हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ संपर्क को आपने अनुभव किए हैं। तो कहता है आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आप चांदी और तांबे पे परत देखे हैं? चांदी में आप देखे होंगे, तांबे में देखे होंगे, हरी और काली परत, है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसके ऊपर जो ऑक्सीजन के या अम्ल के या आर्द्रता के कारण परत चढ़ जाता है उसे हम संक्षारित कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण। और उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? संक्षारित वस्तु। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत, और तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ती है? हरी परत चढ़ती है। संक्षारण का अन्य उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, खासकर कर जो धातुओं से बने लोहे से बनी वस्तुओं का बहुत क्षति होता है। और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च हो जाता है, जो कि हम धातु अधातु में पढ़ेंगे। संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? मिश्र धातु बनाइए। दूसरा उपाय क्या है? आप उस पर पेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको ग्रीस लगा दीजिए। ये सब संक्षारण से बच सकते हैं। आगे विकृति गंधिता, ये भी क्या है? हमारा उपचयन का ही लक्षण है। चूंकि वो ऑक्सीजन से हुआ था ना, इसलिए संक्षारण भी क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया ही है। अब कहते हैं वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उनका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या हो जाता है? उपचयित होने वाले तेल या वसा विकृति गंध हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक, जिसको एंटीऑक्सीडेशंस कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। और जो जैसे नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। तो वायुरोधी बर्तनों में, वायुरोधी मतलब जहां पे वायु ना जा सके, खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति को धीमी की जा सकती है। क्या आप जानते हैं? चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन डाल देते हैं। जो क्यों डाल देते हैं? क्योंकि वो कम सक्रिय गैस है युक्त है, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब आप देखें, आपका ये समाप्त हो गया है। नीचे आपने क्या क्या सीखे हैं ये है, और उसके बाद आप इस चीज़ को पढ़ लें खुद से, बिल्कुल पीछे वाला ही चीज़ है। और इस अभ्यास को आप खुद से बनाएं। याद रखें, आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर दें, बनाएं कम से कम एनसीईआरटी का। चूंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है ना। क्या हो रहा है? शीशा का क्या हो रहा है? चलिए थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है? पीबीओ, इससे ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है? नहीं भाई, क्योंकि कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में जुट रहा है ना, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ए और सी हमारा सही है, ठीक है, ए और सी दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? दिए गए अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? तो आप देखिए, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि लोहा में तो कोई चीज जुड़ा नहीं, एल्युमिनियम में जुड़ गया है, तो ये विस्थापन, एकल विस्थापन है वास्तव में। अगर आप देखिए, लोहे के चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दीजिए। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया कर, और आयरन क्लोराइड उत्पन्न बनता है। ये वाला ही सही है ना दोस्तों, ठीक है। और क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण वाला। तो आप कथनों को एकदम बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं एकदम। एक एक क्वेश्चन को शब्द समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करना, चूंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस हो चाहे टेस्ट में क्वेश्चन हो, इसी से आएंगे, ठीक है। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ साइंस के।